सभी साथियों को नमस्कार। आज आपका सामान्य हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे सामान्य हिंदी की आत्मा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सामान्य हिंदी की आत्मा प्राण कहा जाने वाला टॉपिक है वर्णमाला। और हिंदी के बारे में हम जानेंगे। हिंदी जो शब्द है वो हमारा फारसी भाषा से लिया गया। हिंदी जो शब्द है आपका वो फारसी भाषा से लिया गया। और हिंदी में आपका टॉपिक है वर्णमाला। हमारी जो वर्णमाला है उसको दो भागों में बांटा गया है। और वर्णमाला होती क्या है? जो वर्ण हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण जो है वो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। इनको वर्ण कहें या ध्वनि, वर्णमाला वर्णों से मिलकर बनी है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित वर्णों का व्यवस्थित समूह, जिसे कहते हैं वर्णमाला। आपकी जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है वो बाएं से दाएं। देवनागरी लिपि का जन्म हमारा ब्राह्मी लिपि से कहा जा सकता है। और ब्राह्मी लिपि, क्योंकि ब्राह्मी लिपि भी हमारी, ब्राह्मी लिपि का भी लिखने का प्रोसेस यही है, बाएं से दाएं। ब्राह्मी लिपि का भी प्रोसेस यही है, बाएं से दाएं। हिंदी जो शब्द है वो आपका फारसी भाषा से लिया गया। हिंदी में आपका, हिंदी की आत्मा अगर कहा जाए, हिंदी की आत्मा कहा जाने वाला आपका टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णमाला की लिपि जो होती है वो देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। वर्णमाला अगर आपका कहा गया है तो वर्णमाला में वर्ण होंगे। वर्ण क्या होते हैं? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या होते हैं? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गए। एक आपका यहाँ पे और पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की सार्थक इकाई, हिंदी भाषा की सार्थक इकाई कहा जाता है वाक्य को। किसे कहा जाता है? वाक्य को। अब इतना सभी को क्लियर हुआ? अब हम वर्णमाला को वर्गीकृत करेंगे। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला में कौन कौन से आपके अक्षर, कौन कौन से वर्ण आते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में कितने आपके वर्ण हैं? 52। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर आपके टोटल हैं 13 और व्यंजन है 39। 13 का 3 गुना 39, टोटल हो गया आपका 52। ये आपके कुल स्वर और कुल व्यंजनों की संख्या है। मूल की बात की जाए, अगर मूल स्वर तो 11, और 11 का फिर से 3 गुना 33। तो ये मूल वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो ये हो गई 44। आपको यहाँ से एक टेक्निक है कि मूल जो आपके कुल जो स्वर हैं वो आपके 13 हैं, कुल व्यंजन आपके 39 हैं। मूल स्वर आपके हो गए 11 और मूल व्यंजन हो गए 33। 13 तिया 39, 11 तिया 33। ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी अगर रखोगे तो इससे याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। यहाँ पर स्वर हम देखेंगे, स्वर कौन कौन से हैं।
स्वर। ये इतना आपका हो गया कि स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं। अब हम बताएंगे स्वर। स्वर आपके जो 13 हैं और कौन कौन से हैं? आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, रे, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। पढ़ो जैसे कैसे पढ़ते थे बचपन में। आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। तो ये आपके हो गए 13 स्वर। अब यहाँ से हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। स्वरों को कौन कौन से स्वर किस नाम से जाने जाते हैं। आपका हो गया ह्रस्व स्वर, इसको बोला जाता है लघु। ह्रस्व को ही क्या बोला जाए? लघु। ह्रस्व या लघु स्वर। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रे। इसके बाद आपका दीर्घ स्वर। कौन से? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को और किन नामों से जानते हैं? इसको जाना जाता है संधि स्वर, संधि स्वर, गुरु, संधि स्वर और गुरु स्वर। ये इसके और अन्य नाम हैं। और यहाँ पर दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग? मूल दीर्घ और संयुक्त दीर्घ। मूल दीर्घ में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? आ का बड़ा, बड़ी ई, बड़ा उ। संयुक्त दीर्घ में अब इनसे मिलकर जो संयुक्त स्वर बनते हैं वो तो कौन कौन से? ये आपके 4, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हुआ। संयुक्त दीर्घ, तो संयुक्त दीर्घ कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ए का जो संयोग है वो किससे किससे मिलके बना है? आ प्लस ई से। आई का जो संयोग है आ प्लस ए से। ओ का जो संयोग है आ प्लस उ से। और औ का जो संयोजन किया गया है वो आ प्लस ओ से। इसके बाद इन स्वरों को, ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मात्रिक। दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक। दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक। इसके बाद आपके 11 स्वरों का काम हो गया। 11 स्वर बता दिए गए। बचे ये 2। ये आपके क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह स्वर। अयोगवाह स्वर कौन कौन से? अंग और आहा। इनको अयोगवाह किसने माना है? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वर। आहा को क्या कहा जाता है? विसर्ग। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में कि अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी? 2। कौन कौन सी? अनुस्वर और विसर्ग। आपके मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 10। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और 10 स्वरों की संख्या, 10 स्वरों की संख्या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मानी है। कितने स्वरों की संख्या? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी रिर को स्वर नहीं मान रहे। किसको? रिर को। मूल स्वरों की संख्या 11 हो गई और कुल स्वरों की संख्या 13।
इसके बाद आपके आते हैं प्लुत स्वर। क्या आएगा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? नहीं, प्लुत स्वर होते हैं ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में मूल स्वरों की या हर्ष स्वरों की तुलना में 3 गुना समय लगता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम, तो समय को खींच के बोला गया। किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करेंगे और उसको जब खींच के बोला जाएगा तो उसमें कितना समय लगेगा? 3 गुना समय लग रहा है। अगर 3 गुना समय लग रहा है तो वो स्वर क्या कहलाएगा? प्लुत स्वर। वो किस श्रेणी में, कौन सा आता है प्लुत स्वर की श्रेणी में? ओम। जैसे मान लो कोई और आपका वर्ड है, उसको खींच के बोला जाए राम, तो यहाँ जो समय लग रहा है एक्स्ट्रा, तो ये क्या कहलाएगा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर आपका कहलाता है त्रिमात्रिक। क्या कहलाता है? त्रिमात्रिक। इसके बाद आपके अर्धस्वर। अर्धस्वर में कौन कौन? या, वा। आगत स्वर कौन सा? आगत स्वर। आगत स्वर में अ। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए हम इस स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखें हॉकी, हॉकी, डॉक्टर, अब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि हमारे कौन से अंग के स्पर्श से उनका उच्चारण किया जाता है, या हमारे कौन से उनका हमारे अंग से किस तरह से उनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला हम देखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि होंठ के आधार पर, होंठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताओ। स्वरों का वर्गीकरण, तो देखो याद कैसे रखेंगे? होंठ के आधार पर, किसके आधार पर पूछा गया? होंठ के आधार पर। होंठ होते कितने हैं? 2। तो होंठ 2, तो होंठ के आधार पर कितना? 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? नंबर 1 आवृत मुखी और व्रतमुखी। आवृतमुखी और व्रतमुखी। अच्छा, कभी जब कोई शब्द दिया जाता है तो उस शब्द के ही हिसाब से उसकी डेफिनेशन होती है, वहाँ उस शब्द में ही उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। व्रतमुखी कहा गया तो व्रतमुखी का मतलब ये है कि जिन स्वरों को या वर्णों को बोलने में हमारे ओठ गोल आकृति में हो जाए, यानी कि एक व्रत बना लें। तो व्रत में कौन कौन से? ऊ, बोलो ऊ, ऊ, ओ, औ और अ, आगत स्वर। अब बाकी के जो बचे हैं, बाकी के जो बचे हैं वो कहाँ जाएंगे? आ, ई, रे, ए, आई, ये आपके हो गए किसमें? अव्रतमुखी में। समझ में आया? व्रतमुखी आप तैयार कर लो, अव्रतमुखी अपने आप तैयार। और व्रतमुखी में कौन कौन से? जो स्वर बोलने पर हमारा उच्चारण क्या हो जाए? ओठ हमारे वृत्ताकार आकृति को धारण कर लें, तो वो आपके स्वर कहलाएंगे व्रतमुखी। क्या कहलाएंगे? व्रतमुखी। उ, उ, ओ, औ, आ, तो ये आपके क्या हो गए? व्रतमुखी। और बाकी के अव्रतमुखी। दूसरा, नाक के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो नाक के आधार पर, अच्छा नाक में भी देख लो, हमारे 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, नथुने होते हैं, 2 छिद्र हैं। तो इसके भी कितने पार्ट? नाक के आधार पर भी 2। और कौन कौन से नाक के आधार पर कौन कौन से 2? एक अनुनासिक, अनुनासिक, दूसरा है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। निर्नुनासिक को मौखिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौखिक। अनुनासिक में आपका कौन, अनुनासिक में कौन सा आएगा? अं या चंद्रबिंदु।
अंग या चंद्रबिंदु। और बाकी के सभी आपके कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, निर्नुनासिक में। आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, रे रे, ए आई ओ औ, ये आपके कहाँ आ गए, निर्नुनासिक में, जिनको मौखिक भी कहा जाता है। होंठ के आधार पर हो गया, नाक के आधार पर हो गया। अब इसके बाद आपका आएगा मुख के आधार पर, या मुख से पहले जीभ के आधार पर। जीभ, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो जीभ देखो ऐसी होती जीभ, ये है ना, हाँ, अपनी इतनी नहीं देखी तो कुत्ते की देखी है। ये जो जीभ है, तो ये अग्रभाग, मध्यभाग और पश्चभाग, अग्रभाग, मध्यभाग और पश्चभाग। तो जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। सबसे पहले हम मध्य का देख लें, मध्य का सबसे पहले कौन सा, मध्य। मध्य में आता है आपका छोटा आ, मध्य में कौन सा, छोटा आ। इसके बाद पश्च में आपका आ गया बड़ा आ, पश्च में आपका आ गया बड़ा आ। और बड़े आ के बाद उ, उ, ओ, औ। और बाकी के आपके जो बचे हैं ई, ई, रे, ए, आई। और हाँ, पश्च में आपका औ भी आ जाएगा, औ, आगत स्वर। तो समझ में आया कौन कौन से अभी समझे, अभी और हैं, और भी हैं अभी। ओठ के आधार पर ओठ कितने, 2। तो ओठ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया स्वरों को। नाक के आधार पर, नाक में नथुने, नॉस्ट्रल्स 2, तो उनको भी नाक के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च, अगला, मध्य और पश्च भाग। तो इसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया। मध्य में हमने लिख लिया, मध्य में मात्र एक ही है, कौन सा, आ, छोटा। अब इसके बाद ये आपका जीभ के आधार पर हो गया। अब आपका आया जीभ के आधार के बाद मुख के आधार पर। किसके आधार पर, मुख। अच्छा, हमें देखो कहीं ना कहीं से देखो कनेक्ट करके हमें याद करना है, क्योंकि बात ये होती है कि हम इनको याद कैसे रखें। सबसे मेन हमारा टारगेट क्या है, लिखा तो किताबों में भी है, सारी चीज़ें किताबों में लिखी हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम इसको किस टेक्निक से, किस तरीके से याद रखें। और बस वही टेक्निक को समझाने के लिए हम यहाँ आए। अब आपका मुख के आधार पर, किसके आधार पर, मुख के आधार पर आपका स्वरों का जो वर्गीकरण है, देखो एक आपने वो सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी, या एक लड़ाई दंगे में एक स्लोगन सुना होगा कि एक, अपनी भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा में अगर कहा जाए कि एक झापड़ में चौवट टूट जाए, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक झापड़ में या तो चौवट टूट जाए या फिर चौखटा बिगड़ जाए। तो क्या मुख के आधार पर कितने भागों में, 4 भाग, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर आपका 4 भाग हो गए। विव्रत, यहाँ लिख लो अर्धविव्रत, विव्रत और अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है, विव्रत का मतलब ये होता है ओपन। विव्रत का मतलब क्या होता है, ओपन। संवृत का मतलब होता है क्लोज। अब अर्धविव्रत है तो हाफ
ओपन, हाफ क्लोज। अच्छा, इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अगर किसी से ये कहा जाए कि हाफ आधा खुला हुआ, तो आधा खुला हुआ का मतलब आधा बंद भी है, इसका यही तो मतलब हुआ। आधा खुला इसका मतलब आधा बंद। अब ये कहा जाए आधा बंद, तब भी इसका मतलब है क्या? आधा खुला हुआ। इसको समझ लो कि आधा खुला आधा बंद का मतलब क्या है। मान लो ये है पूरा बंद या पूरा खुला हुआ और ये पूरा है बंद, क्लोज्ड, ये ओपन और ये क्लोज। अब ये बीच की स्थिति क्या होगी? आधा खुला हुआ और आधा बंद वाली होगी। लेकिन अर्धविवृत का जो हम कहेंगे वो क्या है? आधे खुले से बंद की ओर जा रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी जस्ट मिडिल से पहले ही होगी। और ये क्या कहा जाएगा? आधे बंद, ये बंद से आधे खुले की ओर जा रहा है, तो इसकी रेंज बंद की ओर होगी। किसकी ओर होगी? बंद की ओर। और इसकी खुले की ओर होगी। तो ये यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आधा खुला हुआ का मतलब ये है ये खुले की ओर अग्रसर कर रहा है, और आधा बंद का मतलब ये है कि ये बंद की ओर अग्रसर कर रहा है। चलिए, अच्छा, विव्रत में हमारा स्वर आएगा आ। कौन सा? आ। अच्छा, तो अर्धविव्रत में आ जाएगा छोटा आ, आई और औ। संवृत में ई, ई, उ, उ, ऋ। और अर्ध संवृत में ए, ओ और औ, ए, ओ और औ। ये आपका हमारा आ जाएगा अर्ध संवृत में। ये हो गए मुख के आधार पर। अच्छा, अब देखो 5 नंबर लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग के आधार पर 2 ही भाग होंगे। स्त्रीलिंग में हमारे जो स्वर आते हैं, स्त्रीलिंग, इधर स्त्रीलिंग में जो हमारे स्वर आते हैं वो ई, ई और रे। और पुल्लिंग में बाकी के आ, बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, औ। ये आपका हो गया मुख्य आधार पर। मुख्य आधार पर कितने? 4 प्रकार। लिंग के आधार पर लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी में, तो इनके 2 भागों में आपका हो गया। इसके बाद आपका आता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर आपके सभी स्वर जो हैं वो क्या होते हैं? सभी स्वर सघोष होते हैं। और 7वां आपका है मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर आपके एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, एक आपका और है अर्धमात्रिक। अर्धमात्रिक अर्धस्वर या वा, एक मात्रिक लघु स्वर, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर और त्रिमात्रिक प्लुत स्वर। ये आपके हो गए मात्रा के आधार पर। अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। अच्छा, उच्चारण स्थान क्या है? कि स्वर हमारे कौन से नासिक से बोले जाते हैं, कौन से कंठ से बोले जाते हैं, कौन तालु से बोले जाते हैं, कौन मूर्धा से बोले जाते हैं, कौन से क्या हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे KTMDO। के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, एम का मतलब मूर्धा, डी का मतलब दंत,
ओष्ठ। बहुत ध्यान से समझेंगे। कंठ किसे कहते हैं? कंठ, ये कंठ अंदर जो हम लोग जब मुंह खोलते हैं तो एक ऊपर से एक इस तरह से, हाँ, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिरैया, तो वो कहलाता है क्या? कंठ। अच्छा, कंठ क्या है कि हमारी जीभ जिह्वा जब किसी स्वर या किसी वर्ण का उच्चारण करने पर कंठ को स्पर्श करती है तो वो कंठस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और या कंठस्थ स्वर कहलाते हैं, कंठस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्वरों की बात चल रही है, तो स्वर कौन कौन से होंगे? आ और आहा और आ। आगत स्वर भी आपका आ जाएगा। तालु में ई, मूर्धा में ऋ, दंत में आपका कोई भी स्वर नहीं है, दंत में आपका कोई स्वर नहीं है। ओष्ठ में उ और बड़ा उ। अब आपके रह गए हैं स्वर कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। जरा देख लो, ए आई का हमने बताया था संयोग किससे किससे होता है? आ प्लस ई से। इसका आ प्लस ई से संयोग होता है, तो जरा बताओ, आ का उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। कंठ प्लस तालु। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु। ओ का संयोग किससे किससे होता है? आ प्लस उ से। ओ का संयोग किससे किससे? आ प्लस उ से। तो अब बताओ, आ का क्या है उच्चारण स्थान? कंठ। उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो ये है कंठ प्लस ओष्ठ, इसी को बोला जाता है कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ, आ प्लस ओ मिलके क्या बन जाएगा? औ, कंठोष्ठ। अंग आपका जो है, अंग, ये हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या होता है? अनुनासिक, यानी कि इसका उच्चारण स्थान नासिक के है, ये नासिका से। किससे है? नासिक के, नासिका से। ये आपके स्वर थे, और इन स्वरों को एक नज़र में पढ़ेंगे कि हमने क्या पढ़ा आज। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया। हिंदी की आत्मा, सामान्य हिंदी की आत्मा कहे जाने वाले टॉपिक को कहते हैं क्या? वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। या ध्वनि, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण आपके जो है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और वर्ण जो है वो क्या है? ध्वनि है। वर्ण क्या है? ध्वनि। इसके बाद स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। 10 स्वर किसने माने हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। उन्होंने किस स्वर को नहीं माना है? रेर को नहीं माना है। अच्छा, स्वरों का वर्गीकरण किया गया। लघु स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ को 2 भागों में बांटा गया, मूल दीर्घ, संयुक्त दीर्घ। उसके बाद अयोगवा कितने स्वर होते हैं? 2। कौन कौन से? अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग। इसके बाद आपका प्लुत स्वर, जिसमें 3 गुना समय लगे। हर्ष स्वर की तुलना में इसमें 3 गुना समय लगा, वो आपके कहलाते हैं क्या? प्लुत स्वर। इसके बाद अर्धस्वर यावा, और अंगों के हिसाब से स्वरों का वर्गीकरण। पहला हमने बताया नाक के आधार, पहला बताया ओठ के आधार पर, दूसरा नाक के आधार पर, तीसरा जीभ के आधार पर, चौथा मुख के आधार पर, पांचवां लिंग के आधार पर, छठवां घोषत्व के आधार पर, और सातवां मात्रा के आधार पर। ये आपके स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद आपका उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, कंठोष्ठ, नासिक क्या? नासिका। ये आपके सभी स्वरों का वर्गीकरण हो गया। वीडियो को देखने के लिए और सहयोग करने के लिए आप सभी का दिल से सहृदय धन्यवाद।
यूँ ही आप सहयोग देते रहिए और हम आपको अच्छे से अच्छे टेक्निकल, और ये कोशिश की जाएगी कि आपको कितना आसानी से किसी टॉपिक को पढ़ाया जा सके जिससे कि आपको और लंबे समय तक याद किया जा सके। लिखा तो किताबों में भी रखा है, हमें ऐसी युक्ति, ऐसी टेक्निक सीखनी है, बतानी है जिससे कि हमें लंबे समय तक याद रहे और हम अपनी एग्ज़ाम हॉल में उसको सही करके आएँ। थैंक यू।